सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आई थिंक आज हम लोग का रहेगा लेक्चर नंबर 12 रहेगा ना कि 11 रहेगा। एक सेकेंड, लेक्चर नंबर 10 नहीं रहेगा। आई थिंक आज 12 रहेगा हम लोग का लेक्चर, राइट। चलिए, तो जो भी नंबर हो लेक्चर का, दैट डजंट मैटर्स। गुड मॉर्निंग सभी को। आखिरी पास्ता, श्रेया डोंगरे, नैन्सी गुप्ता, शिकंदरा वर्मा, सैंटो आनंद, प्रवीण, संतोष, ऋषिका, सभी को गुड मॉर्निंग। घड़ी देखो सर, घड़ी हाँ काफ़ी अच्छी है, लग रही मेरी घड़ी। क्यों, चाहिए थी क्या? चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। और अगर इसमें टाइम लग जाता है पीपीटी वगैरह बनाने में, पीपीटी और नोट्स, ठीक है, दोनों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पीपीटी भी हैं और नोट्स भी हैं आप लोगों के लिए, हैंड रिटन, ठीक है, मेरे खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आज के लेक्चर में होने क्या वाला है, आज के लेक्चर में होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यानी कि संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं और जो असंवैधानिक संस्थाएं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब होती क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वो पहले हम देखते हैं। और उससे पहले इम्पॉर्टेंट है, और आज के लेक्चर हम लोग दोनों ख़त्म करेंगे, और इसके बाद आप कोई भी जनरली क्वेश्चन उठाएंगे 99.99% आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 0.001% की लीप ऑफ फेथ यहाँ पे लेना बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारी संविधान की किताब में होता है। यानी कि हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो बॉडीज़ जिनका कोई ना कोई आर्टिकल है, कोई ना कोई अनुच्छेद है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल, जिसके बारे में आज के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, 76 आर्टिकल में दिया हुआ है। कैग के बारे में 148 में दिया हुआ है, जिसको हम भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बोलते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, ये सब जिनके कोई ना कोई आर्टिकल मैंशनड है आर टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के भी टाइप्स देख लेते हैं। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है, ये भी दो तरह की होती हैं, पता है। एक होती है स्टैट्यूटरी और दूसरी होती है नॉन स्टैट्यूटरी, या फिर इन्हीं को हम बोल देते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, या फिर इन्हीं को हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोल देते हैं हम इनको। अब इनमें क्या अंतर होता है, किस बेसिस पे मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी में। स्टैट्यूटरी अगर कोई एक लॉ के थ्रू क्रिएट की गई हैं, जैसे एनएचआरसी की अगर मैं बात करूं तो इसको क्रिएट किया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स ऑफ 1993, तो वो लॉ से इसको क्रिएट किया गया, तो ये स्टैट्यूटरी कहलाएगी, ठीक है। कुछ होती हैं आपकी जो नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव, या फिर मैं तो वही सेम टर्म यहाँ बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलो नीति आयोग। नीति आयोग किसी एक्ट के, पहली बात तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना ही कोई लेजिस्लेचर में एक लॉ क्रिएट किया गया था इसको क्रिएट करने के लिए, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। इसके लिए एक आपकी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया है। दैट मीन्स कि ये सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट हुआ है। दैट इज़ वाई ये आपकी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बेसिक डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को, और उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। ही सर 16 की 16 देखेंगे, 16 और 13 ये सब आज खत्म हो जाएगा आज के लेक्चर में। अटॉर्नी जनरल, कैग, एडवोकेट जनरल, ठीक है, और फाइनेंस कमीशन। आप ये समझ लो, हाँ फाइनेंस कमीशन जीएसटी भी कर लेंगे, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी कर लेंगे, तुम बोल ही रहे हो तो यूपीएससी भी करेंगे, स्टेट पीएससी भी करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है।
और क्वेश्चन भी आपका एक भी छूटने वाला नहीं है, आप इसके बाद अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को, तो ये आपकी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर थोड़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। तो इनको हम पहले देखने वाले हैं, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ इक्का दुक्का फैक्ट्स हैं हर आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, उसको मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए पार्ट नंबर 4 नहीं है, पार्ट नंबर 14 से, ठीक है, पार्ट नंबर 14 से, बिकॉज पार्ट नंबर 4 में क्या है ज़रा बताइए, पार्ट नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो अभी आप बताइए कि आपको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग से करवाने की ज़रूरत है? नहीं, पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे, पार्ट 5 हमने किया यूनियन के बारे में, पार्ट 6 में स्टेट के बारे में, पार्ट 14, तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा बचेंगे उनको अलग से कर लेंगे, राइट। सर हैप्पी बर्थडे क्यों, आज किसका बर्थडे भाई, ट्रिक भी बताएंगे। डीपीएसपी बिल्कुल सही है, ठीक है। पार्ट 4 में आपकी डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 14 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट डील्स विद यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल्स हैं आपके आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक। तो चलिए क्या करके देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 315 एंड दैट टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, यानी कि यूनियन के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट्स के लिए जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी। 315 सब क्लॉज 1 देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। 350 आर्टिकल 315 सब क्लॉज 2 two or more states may agree that there shall be one public service commission for that group of states, and if a resolution to that effect is passed by the house, or where there are two houses by each house of the legislature of each of those state, parliament may by law provide for the appointment of a joint state public service commission। बहुत लंबा चौड़ा सा लग रहा है लेकिन है एकदम एक लाइन का। पहला वाला आर्टिकल 351 का पहला वाला सब क्लॉज बोलता है कि एक यूपीएससी होना चाहिए और एक हर स्टेट का एक स्टेट पीएससी होना चाहिए। दूसरा वाला बोल रहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को ये लगता है कि नहीं हम मिल के काम चला लेंगे, अलग से ज़रूरत नहीं है, तो पार्लियामेंट से बोलेंगे, पार्लियामेंट इनके लिए वहाँ पे अपने लेजिस्लेचर में ये एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को बताएंगे कि देखो हमें चाहिए, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे लिए तुम एक गठन कर दो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो इनको अलग से नहीं चाहिए होता है, इनको जॉइंट भी इनका चल जाएगा, जॉइंट खाता भी। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के क्रिएशन की बात कही गई आर्टिकल 315 सब क्लॉज 2 में। कौन क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे क्रिएट करता है? लॉ के थ्रू क्रिएट करता है। एंड दैट इज़ वाई जब मैं जेपीएससी की बात करूँगा तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। स्टैट्यूटरी बॉडी, सर इसमें तो लिखा हुआ है, तो फिर स्टैट्यूटरी क्यों होगी? लिखा तो है आर्टिकल इसमें सब क्लॉज 2 में कि वन पब्लिक, यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा है क्या जॉइंट, मतलब यहाँ पे उसके ठीक है उसमें बस ये लिखा है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट एक तरह से लेजिस्लेचर से रेजोल्यूशन पास करेंगे, पार्लियामेंट को बोलेंगे, पार्लियामेंट देन क्रिएट करेगा। वो जो क्रिएट करेगा कोई भी पर्टिकुलर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी। 315 सिर्फ उसके फॉर्मेशन की बात करता है कि भाई इस तरह से होना चाहिए, बट वो एक्चुअल में एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बनाएगा कौन? पार्लियामेंट, एक लॉ के थ्रू। आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है यहाँ पे। 316 सब क्लॉज 1 द चेयरमैन एंड द अदर सर्विस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ द यूनियन कमीशन और जॉइंट कमीशन बाय द प्रेसिडेंट एंड इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन बाय द गवर्नर। यानी कि अगर यूपीएससी के चेयरमैन या फिर अदर मेंबर्स की बात करूं, या फिर जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करूं, इनके चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति। लेकिन अगर स्टेट पीएससी की अगर बात करें तो इनकी अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, अब यहाँ पे कैच है, अब ये कैच उसको देखेंगे क्या कैच है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। 316 सब क्लॉज 2 अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years or until he attains in the case of union commission the age of 65 years, and in the case of state commission or a joint commission the age of 62 years। इनके टेन्योर के बारे में मेंशन है 6 साल या 65 साल इन द केस ऑफ यूपीएससी
एंड 6 साल या 62 साल इन द केस ऑफ स्टेट पीएससी। अभी 6 62 का मतलब ये होता है या तो वो 6 साल तक रहेगा ऑफिस में, या फिर अगर उसकी 65 की उम्र कंप्लीट हो गई तो भी उसको हटना पड़ेगा। जैसे करंट में अभी चेयरमैन हमारे मनोज सोनी जी, ठीक है, मनोज सोनी जी। और चेयरमैन, और इसमें मेंबर्स तो काफ़ी होते हैं, जैसे कि मेंबर्स अभी करेंटली एक हैं आपकी प्रीति सूदन मैम, ठीक है, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, एक जो पहले इंटरव्यू लिया था, क्योंकि मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, एक तो प्रीति सूदन मैम ने लिया था और एक था मैडम का नाम था क्या, एम सत्यवती। तो आई थिंक ये तो अभी नहीं है, शायद नहीं है, हाँ शायद क्या पक्का ही नहीं है, हाँ रिटायर हो चुकी हैं। तो अगर इनकी एज 65 हो गई तो भले इनका 6 साल पूरा नहीं हुआ, इनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। यही आई थिंक हुआ था एम सत्यवती मैम जी के मैम के साथ, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद यही हुआ था, ठीक है। तो इस केस में ये सेम है सबके लिए, आपको ये नहीं मतलब ऐसा नहीं कि चेयरमैन के लिए अलग है और मेंबर्स के लिए अलग है। ये जो लोग मतलब जो यूपीएससी में जो इंटरव्यू लेते हैं वो मेंबर्स होते हैं एक्चुअल में, जो एक तरह से इनके सबके ऊपर हम बोल सकते हैं वो चेयरमैन। जैसे कि अभी करंट में मनोज सोनी सर हैं, तो मनोज सोनी इससे पहले वो थे, मेंबर थे, ठीक है, ठीक है, एक मेरे जानकार है, उनका मतलब इंटरव्यू मनोज सोनी सर ने लिया था, आज वो चेयरमैन है। तो चेयरमैन कभी इंटरव्यू नहीं लेता है, ठीक है। जो ये होते हैं इनके अलग से वो बने रहते हैं केबिन टाइप, काफ़ी मतलब बड़े बड़े कमरे, मतलब एकदम ऐसा जाओ ना तो अलग ही एक फील आता है। और जो मतलब हुआ बनाया जाता है ना कि ये वो इंटरव्यू में काफ़ी मज़ा आता है, मतलब बहुत ही फ्रेंडली होके लोग बात करते हैं। प्रीति सूदन मैम तो अभी जो कोविड था ना, कोविड के टाइम पे ये हेल्थ सेक्रेटरी थी उस समय, एम सत्यवती मैम जी कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुकी थी। तो इन लोगों को इसमें दिया जाता है और इसके बाद एक्चुअली बहुत ही कम ही लोग, मतलब बहुत कम तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना, अभी हम आगे देखेंगे कि ये लोग फिर फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे एम सत्यवती जी मैम अब कभी भी ना तो भारत सरकार ना ही किसी राज्य सरकार में सर्व कर सकती हैं, एक बार अगर आप यूपीएससी में एंटर कर गए तो, ठीक है। और इन्हीं में से किसी एक को फिर फर्दर चेयरमैन बना दिया जाता है। खैर ये आप समझ गए कि कितना क्या टेन्योर रहता है। आर्टिकल नंबर 316 2A, अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन मे बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड addressed in the case of union commission or joint commission to the president and in the case of the state commission to the governor of state resigns his office। इसमें रेजिग्नेशन के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर को रिज़ाइन करना है तो वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यूपीएससी और जेपीएससी, ठीक है, यूपीएससी और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है इनकी अपॉइंटमेंट किसने करी थी, प्रेसिडेंट। तो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो भी ये किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, जो इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टेट पीएससी की तो ये किसको रिज़ाइन करेंगे, गवर्नर को, राज्यपाल को। यहाँ तक पहले बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, किसी कोई डाउट नहीं होगा। प्रेसिडेंट क्या क्लियर है ना, ओके। 20 रुपये भेजे हैं सुनाइडू सोमिसेट्टी ने, थैंक यू, ओके। चलो तो आर्टिकल नंबर 316 सब क्लॉज 3 देखते हैं। अ पर्सन हु होल्ड्स ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस बी इन एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। वही सेम चीज़ कि वो सेम चीज़ नहीं जो अभी बोला था, वो अलग चीज़ है। ये एक्चुअली बोलता है कि अगर आप एक बार, जैसे कि एक व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपने कार्यालय की समाप्ति पर उस कार्यालय में पुनः नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा। जैसे कोई मेंबर है यूपीएससी अभी मेंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्रीति सूदन मैम जी हैं, ठीक है, और भी हैं, जैसे प्रीति सूदन है, एक स्मृति नागराज मैम है, एक चौबे सर का बोर्ड लगता है, एक कौन है, शुक्ला सर का बोर्ड लगता है। तो ये लोग जो है अब फिर से दोबारा एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी नहीं चुने जा सकते, समझ रहे हैं आप। ये चेयरमैन बन सकते हैं जाके, जैसे मनोज सोनी सर इससे पहले मेंबर थे, अब वो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब इससे ऊपर तो कोई तो पद है नहीं, तो बस ख़त्म उनका। अब इसके बाद जब रिटायर होंगे ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ना तो यूनियन गवर्नमेंट, कुछ नहीं, प्राइवेट कुछ करना है तो वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं खुद की कैपेसिटी में, लेकिन वैसा भारत सरकार या राज्य सरकार में कुछ नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो, एक सेकेंड। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि देखिए
एक तो मान लेते हैं हम, पहले लेते हैं यूपीएससी का केस, ठीक है, यूपीएससी का केस लेते हैं। यूपीएससी में मान लेते हैं कोई मेंबर है, ये जो मेंबर है ना फिर से मेंबर नहीं बन सकता है, अब ये चेयरमैन ही बन सकता है बस। अगर बनेगा तो चेयरमैन बनेगा, यानी कि जो भी इसके नीचे वाली पोजीशन पे नहीं जा सकता है। ये जो मेंबर है या तो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, या चेयरमैन बन सकता है किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। अब फिर से कहीं का मेंबर नहीं बन सकता ये, ना तो यूपीएससी का ना तो स्टेट पीएससी का। मान लेते हैं कोई स्टेट पीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ कोई चेयरमैन है और वहाँ पे कोई मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ का जो मेंबर है वो चेयरमैन बन सकता है स्टेट पीएससी का, या फिर यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट पीएससी से ऊपर है यूपीएससी। जो चेयरमैन ऑफ स्टेट पीएससी है वो मेंबर नहीं बन सकता, वो फिर से चेयरमैन नहीं बन सकता। वो जो चेयरमैन है वो या तो मेंबर ऑफ यूपीएससी या फिर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बन सकता है। आप शायद समझ पा रहे होंगे बेसिक फिलॉसफी क्या है। कोई उस पद पे नहीं जा सकता है और उससे नीचे नहीं जा सकता, उससे ऊपर आप जा सकते हो। क्लियर है? एक यूपीएससी का मेंबर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बन सकता है, वो चेयरमैन ऑफ स्टेट पीएससी बन सकता है, लेकिन उस पद पे और उससे नीचे नहीं जा सकता, ये समझिएगा, ठीक है। आर्टिकल 317 बात करता है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके रिमूवल और सस्पेंशन की बात करता है। अब किस तरह से इनका रिमूवल होता है, किस तरह से सस्पेंशन होता है, उसको ध्यान से यहाँ पे समझिए। इनका रिमूवल जो होता है वो 3 ग्राउंड्स पे होता है, या फिर मैं बोलूँ 4 ग्राउंड्स पे होता है। किस तरह से? पहले तो रिमूव करता कौन है? रिमूविंग अथॉरिटी। जो रिमूविंग अथॉरिटी है ना वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हटाते हैं। अब कैसे हटाते हैं, क्यों हटाते हैं? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं अगर इफ़ इज़ एन इंसॉल्वेंट, एडजस्ड इंसॉल्वेंट, दैट मीन कि बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया घोषित हो चुके हैं, या फिर अगर अपने टेन्योर के टाइम पे इफ़ इज़ एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट, आप बोल सकते हो इफ़ ही इज़ एंगेज्ड इन पेड एम्प्लॉयमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ मान लेते हैं पैसा वैसा ले लिया कि हम तुम्हारे बेटे को मतलब काफ़ी बढ़िया मार्क्स देंगे, तो वो टाइप का थोड़ा सा पेड अगर एम्प्लॉयमेंट वो करता है। और अगर ये लगता है प्रेसिडेंट को कि वो दिमाग उसका फिर चुका है, यानी इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, उसका दिमाग चल नहीं रहा है, तो इस केस में प्रेसिडेंट हटा सकता है। लेकिन एक और ग्राउंड होता है रिमूवल का, एंड दैट इज़ मिसबिहेवियर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इस ग्राउंड में अगर हटाना है कि वो अगर मिसबिहेव कर रहा है, तो इस ग्राउंड में हटाने के लिए प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट फिर एक कमेटी बिठाएगी, उस कमेटी ने अगर बोल दे कि हाँ मिसबिहेव किया, हटाना चाहिए, तब प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ेगा। उस केस में एडवाइस सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग हो जाएगी प्रेसिडेंट पे, ठीक है। तो ये ग्राउंड्स होते हैं रिमूवल के। ये जो मैंने 3 बताए, इसमें तो प्रेसिडेंट अपने आप से हटा देगा, और मिसबिहेवियर के केस में तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दे कि हाँ हटाना चाहिए इसको, तो फिर हटाना ही पड़ेगा। क्लियर है? अगले पे आते हैं आर्टिकल नंबर 318, एंड दैट टॉक्स अबाउट पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द कमीशन। यानी कि इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उसको लेकर रूल कौन बनाएगा? तो याद रखना यूपीएससी के केस में बनाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, यूपीएससी के केस में बनाएगा प्रेसिडेंट, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में बनाएगा प्रेसिडेंट। बट जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा उसके केस में हमारा बनाएगा राज्यपाल, दैट इज़ गवर्नर, ठीक। अगले पे आते हैं, दैट इज़ 319, एंड दैट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर। यानी कि कोई भी ये ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ये कोई भी आपका ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 319 ये बोलता है, ठीक है। 320 की अगर बात करें, आफ्टर रिटायरमेंट, आर्टिकल 320 की अगर बात करें, दैट टॉक्स अबाउट फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके फंक्शन क्या है? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि भाई एग्जामिनेशन करवाना है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम करवाना, सीडीएस का एग्ज़ाम करवाना, सीएपीएफ एसी का एग्ज़ाम करवाना, आपका एनडीए का एग्ज़ाम करवाना, मेडिकल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम, आईएफएस का एग्ज़ाम, ये सारे काम एग्ज़ाम्स करवाना, ठीक है, वो काम होता है यूपीएससी का यूजुअली, जो कि आपके गजटेड लेवल की पोस्ट होती हैं, जो ग्रुप ए लेवल की आपकी पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये मेन काम होता है, उसके हमें डीप में नहीं जाना। आर्टिकल 321, पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मुझे याद है 2022 के सीजल अभी जो अभी 2023 वाला जो अभी ख़त्म हुआ है, उसमें एक टीयर 1 में क्वेश्चन पूछ लिया था, डायरेक्टली आर्टिकल्स देखे 321 में क्या है, 23 में क्या है, 24 में क्या है, इस तरह से। तो 321 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि अगर इनके फंक्शंस को एक्सटेंड करना है तो ये पार्लियामेंट कर सकता है एक लॉ क्रिएट करके, या फिर एक वही एक्ट बना के, ठीक है।
पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर इन द केस ऑफ स्टेट पीएससी। ये तो बस मैं आपको चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर जैसे पूछ लिया, बाकी तो आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए 321 में क्या, 320 में क्या, इस तरह से। 322 की अगर बात करें, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है, ठीक है, कि जो एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी अलावेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें विल बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर यूपीएससी है, और अगर स्टेट पीएससी है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अब आप समझते हैं चार्ज क्या होता है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, तो चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो जो सैलरी वगैरह निकलती हैं, जो भी एक्सपेंसेस, वो चार्ज से निकलती हैं, ठीक। अगले उस पर आते हैं 323 रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें ये लिखा है कि जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जो यूपीएससी है, ये ड्यूटी है यूपीएससी की कि वो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, और जो स्टेट पीएससी है वो गवर्नर को, ठीक है, वो गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और हाँ, अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जेपीएससी है, तो वो भी जो रेस्पेक्टिव स्टेट के जो गवर्नर है उनको दे देगा, ठीक है। 323 तक ही था हमारा क्या, यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों। ऐसा नहीं कि स्टेट पीएससी आपका अलग से है। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे पार्ट 15, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, बिकॉज हम सीक्वेंशियल मैनर में चल रहे हैं, कि जो पार्ट 14 के बाद पार्ट 14A दिया है और इसमें ट्राइब्यूनल्स के बारे में दिया है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना आपको इसमें याद रखना है, जो पार्ट 14A है इसके बारे में, मतलब इसमें ट्राइब्यूनल्स से डील किया गया है, जो आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। अब आते हैं पार्ट नंबर 15 पे, और इसके लिए मैं ले चलूँगा आपको हैंड रिटन नोट्स की तरफ, ठीक है। चलिए, तो पार्ट नंबर 15 में हम लोग चालू करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ, किसी कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें दिया हुआ है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329, अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। जो 324 है, अनुच्छेद 324, ये बात करता है इलेक्शंस ऑफ, मतलब इलेक्शन किस किस के करवाएंगे, इनकी ड्यूटी के बारे में बात करता है, यानी कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। किस किस के इलेक्शन करवाते हैं? पार्लियामेंट के, व्हेन आई से पार्लियामेंट दैट मीन्स कि लोकसभा के चुनाव करवाते हैं, राज्यसभा के चुनाव करवाते हैं। स्टेट का लेजिस्लेचर, दैट मीन कि आपके ये लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव करवाते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड विधानसभा और विधान परिषद के करवाते हैं, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के। ध्यान ये रखना है आपको यहाँ पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, उसका स्टेट का इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करवाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, स्टेट का इलेक्शन जो कमीशन होता है वो चुनाव करवाता है लोकल बॉडीज़, जो कि हमारा कल का टॉपिक है। कल हमारा पॉलिटी में आखिरी टॉपिक होगा, दैट इज स्टेट लोकल बॉडी, जिसमें कि हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है, पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में। तो उनके चुनाव करवाता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। 320, चलो पहले आर्टिकल वाइज नहीं देख रहे हैं, अभी जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको वो देख रहे हैं, फिर आर्टिकल वाइज आपको बता दूंगा अगर आर्टिकल से क्वेश्चन बनेगा तो। यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉम्पोजिशन, ठीक है। एक्चुअली में आर्टिकल 325 ही बात करता है कि क्या इनका कॉम्पोजिशन वगैरह रहेगा, ठीक है। तो 325 में अगर हम बात करें तो ये बात करता है शैल बी, जो कॉम्पोजिशन है, शैल बी डिटरमाइंड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कंडीशन ऑफ सर्विस टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। यानी सब कुछ कौन कर रहा है इनके संबंध में? राष्ट्रपति कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। अब कॉम्पोजिशन प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। कैसे डिटरमाइन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि जब, या फिर हम बात करें जब ये बना था आपका, तो सिर्फ इसमें एक ही आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, यानी कि एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी हुआ करती थी। बट ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बनी, जिसपे एसएससी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुका है, बार बार। जो भी एग्जाम होता है आपका, हर किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही लेता है ये क्वेश्चन, दैट इज़ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बनी? मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बनी? तो ये बनी, याद रखिएगा, 1989 में। क्यों 1989 में? बिकॉज 1988 में हुआ था 61st अमेंडमेंट, जो कि फिर इम्प्लीमेंट हुआ 1989 में, और इसके तहत वोटिंग एज को डिक्रीज़ किया गया था 21 से 18, जो कि अभी करंट में भी आपकी वोटिंग एज है, जिसको हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज बोलते हैं, कि हर 18+ उसके पास वोटिंग राइट है।
अब क्योंकि वोटिंग एज डिक्रीज़ हुई थी इसलिए वर्कलोड बढ़ गया और इसलिए 1989 में इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ा। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 61st अमेंडमेंट याद है तो फिर तो बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं, आपको तुरंत याद हो गया अभी, ठीक है। तो ये आपका जो भी कंडीशन ऑफ सर्विस है, अपॉइंटमेंट है और सारी चीज़ें आपके प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। और ये मल्टी मेंबर बॉडी बना तो अभी कितने मेंबर्स रहते हैं, तो 1+2 इसका कॉम्पोजिशन होता है। व्हेन आई से 1+2 दैट मीन्स कि 1 का मतलब है यहाँ पे आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि जो चेयरमैन हम बोल सकते हैं, और जो 2 होते हैं आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। अभी कौन है करंट में है आपके राजीव कुमार, और पहले कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट थे हमारे सुकुमार सेन। आई थिंक नीचे सब लिखा होगा आपका। अब बात करते हैं इसके टर्म की कि इनका टर्म कितना होता है, 6 साल या 65 साल। यूपीएससी हमने देखा था 6 साल 65 साल और स्टेट पीएससी में 6 साल या 62 साल। इसमें भी 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, यानी कि अगर आपके 6 साल पूरे हो गए तो हटना पड़ेगा, या फिर उससे पहले 65 की उम्र आपकी पूरी हुई तो आपको हटना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी आपको। रिमूवल की अगर बात करें, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। अब बहुत जगह आप ये लिखा हुआ देखोगे कि सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। अभी जब हम लोग कैग पढ़ेंगे वहाँ पे भी आप देखोगे सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। इसका मतलब ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है। रिकॉल करिए जल्दी से कि इसको किस तरह से कौन से ग्राउंड में हटाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है तो 100 मेंबर से, और अगर राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है तो 50 मेंबर से। और अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेता है, 3 मेंबर कमेटी बनती है, फिर वो अगर उसने अप्रूव कर दिया तो फिर स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशंस को पास करना होता है दोनों हाउसेस में। सेम है बिल्कुल, ठीक। यूपीएससी के केस में सेम नहीं था एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। यूपीएससी केस में क्या था, प्रेसिडेंट या तो हटा सकता है अगर दिवालिया हो गया, अगर पगला गया, या फिर अगर कोई पेड प्रॉफिट में इन्वॉल्व है, या फिर अगर मिसबिहेवियर के ग्राउंड में हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट देखो कमेटी का गठन करो, इसने मिसबिहेव वगैरह किया हमारे साथ, ठीक है, बदतमीजी करी इसने हमारे साथ। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, कौन से पॉइंट आपको नोट करने हैं, नो क्वालिफिकेशन। और ये जो नोट्स की 100 नोट्स की PDF है ये मैं आपके डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, और बाकी जो आपके डिजिटल नोट्स होते हैं वो आपको वहीं पे एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो भी नोट्स बना रहे हैं उस चीज़ को नोट कर लेंगे, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई इनके लिए क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट। जैसे यूपीएससी वगैरह, क्या यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के मेंबर से चेयरमैन के साथ क्या है कि वो कोई भी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, बट इनके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स द मैटर इज डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। मान लो कि लड़ गए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि दोनों ने, मतलब क्या हुआ कि समोसे मंगाए गए, ठीक है, समोसे आए 4, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किसी को भेज के यूपीएससी में, मान लो कोई लड़का इंटरव्यू देने आया था, ठीक है, उसको बोला कि बेटा 4 समोसे लेके आओ, जाओ तुमको बहुत अच्छे नंबर देंगे। तो समोसे लेके तो दे गया, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें एक चीफ इलेक्शन, सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूँ यूपीएससी वाला मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन, मान लेते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, उसको 4 समोसे लेने के लिए बोले, ठीक है, वो 4 समोसे लेके तो दे गया। अब हुआ क्या, यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। तो तीनों लोगों ने अपना अपना एक समोसा खा लिया। बाद में जब एक समोसा बचा तो चीफ इलेक्शन, अब ये बात है कि कौन खाएगा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, तुम लोग सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स हो, मैं खाऊंगा। लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकते हैं, जैसे ये हाथ लगाएंगे इनको झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि ये संविधान की जो हमारी किताब है, संविधान की आत्मा थर्रा जाएगी, ठीक है, और वो क्या करेगी, इसको करंट मारेगी, वो समोसा इसको करंट मारेगा, और फिर उस समोसे से आवाज़ निकलेगी, हे मूर्ख संविधान की किताब पढ़। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मैटर इज डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चले। यानी कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये आएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ अकेले समोसा खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर 3 लोगों ने बोल दिया कि हाँ खाएंगे तो ये खाएंगे, लेकिन ठीक है 3 लोग ही हैं एक्चुअल में, तो ठीक है ये समोसा एक एक्स्ट्रा था, 3 लोग हैं, 3 में से अगर 2 लोगों ने बोल दिया हाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े हैं तो वो उनको मिलना चाहिए समोसा, तो वो खाएंगे। और लेकिन अगर 2 लोगों ने बोल दिया नहीं खाएंगे तो फिर वो समोसा नहीं खा सकते हैं। दैट मीन कि वो मेजॉरिटी से कोई भी चीज़ डिसाइड करनी है तो मेजॉरिटी से होगी, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चलेगी।
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बस इतना ही हमें पढ़ना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन पे। तो फाइनेंस कमीशन जिसको वित्त आयोग बोलते हैं, ये भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर विच आर्टिकल नंबर 280 अनुच्छेद 280। ये क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है। क्वाज़ाई जुडिशियल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जुडिशरी का काम होता है हमारा न्याय देने का, यानी कि किसी को एक तरह से, एक सेकंड रुकिएगा, जुडिशरी का काम होता है जजमेंट पास करने का, फिर न्याय देने का, ठीक है, सजा सुनाने का। कभी कभी ये फंक्शन फाइनेंस कमीशन एक्वायर कर लेता है जब वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, तो कभी कभी वो भी इस तरह के डिग्री या फिर ऑर्डर्स पास कर देता है, बट इट इज़ नॉट अ जुडिशियल बॉडी, राइट। तो इसी वजह से उसको क्वाज़ाई जुडिशियल बोल देते हैं, आधी अधूरी जुडिशियल बॉडी। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं, और 5 साल के लिए इसका गठन होता है, बट ये मैंडेटरी नहीं कि हर 5 साल में इसका किया ही जाएगा। दैट मीन पिछला वाला जो फाइनेंस कमीशन बना था वो 2017 में बना था, ठीक है, 2022 में डिसॉल्व हो गया, तो अभी तक हमारे पास कोई फाइनेंस कमीशन नहीं है। इससे पिछला वाला 15th फाइनेंस कमीशन था जिसके चेयरमैन हमारे NK सिंह थे, और अभी तक कोई भी फाइनेंस कमीशन आपका नहीं लागू हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उसने रिकमेंडेशंस दिए थे वो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, जो उसने रिकमेंडेशन देके गया था। तो इसका राष्ट्रपति गठन करते हैं। इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो कॉम्पोजिशन इसमें ये लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि एज डिटरमाइंड बाय दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया 1+4, यानी कि एक आपका चेयरमैन रहेगा और 4 अदर आपके मेंबर्स रहेंगे। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब हमने देखा था UPSC के केस में एलिजिबल नहीं थे रीअपॉइंटमेंट के लिए, उसी पद पे नहीं आ सकते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में भी ये होता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो रीअपॉइंटमेंट के लिए, फिर से अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, बट फाइनेंस कमीशन में हैं। पार्लियामेंट डिटरमाइंस देयर क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करता है, और पार्लियामेंट ने ये क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करी है कि जो चेयरमैन होगा शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। चेयरमैन को पब्लिक अफेयर में नॉलेज होना चाहिए। एक मेंबर होना चाहिए जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, या फिर वो हैज़ अ स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ फाइनेंस और अकाउंट की अच्छी नॉलेज हो, या फिर उसको इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज हो, या फिर एक बंदे को उसमें फाइनेंशियल मैटर्स पे अच्छी नॉलेज हो। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर? ये इनके क्या है क्वालिफिकेशन। तो सर हमें क्या क्वालिफिकेशन रटने हैं? बिल्कुल नहीं, ये आप क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं रटेंगे। बस इसके केस में देख लीजिए आप, चेयरमैन के केस में कि ही शुड बी क्वालिफाइड और ही शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। कॉम्पोजिशन कितना होता है? 1+4 होता है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एंड इट इज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। और इनका आर्टिकल अब यहाँ पे देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन मेक्स रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट ऑन फॉलोइंग मैटर्स। तो ये रिकमेंडेशन देता है वित्त आयोग प्रेसिडेंट को, और ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है। इस चीज़ को भी नोट करेंगे नोट्स में, द रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग टू दी ऑन द प्रेसिडेंट। किस चीज़ को लेकर रिकमेंडेशन देता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स क्या होता है? जैसे कि टैक्स कलेक्ट किया सेंटर ने, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़, और उस टैक्स को कलेक्ट करने में 1,000 करोड़ रुपए ही लग गए। उसको कलेक्ट करने में ही जो हमारे मान लेते हैं इनकम टैक्स वाले लोग हैं, या फिर जो सब कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी सैलरी होगी, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उसको डिडक्ट करने के बाद जो बचता है उसको कैसे शेयर किया जाएगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो बताता है। प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। तो किस तरह से ग्रांट दिया जाएगा? ग्रांट क्या होता है? ग्रांट एक वो चीज़ होती है, ग्रांट एक पैसा दिया जाता है जब बिना वापस लौटने की उम्मीद से, मतलब ग्रांट एक आप हेल्प कर रहे हो। इसमें कोई आप लोन होता है कि उसमें जिसको आप दे रहे हो वो लौटाएगा पहली बात, तो उस अमाउंट को प्लस उसमें इंटरेस्ट रेट देगा। ग्रांट वो लौटाया नहीं जाता है। जैसे कि हिमाचल में भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो उस केस में सेंटर ग्रांट दे देगा हिमाचल को। अब हिमाचल को लौटाने की ज़रूरत नहीं है उसको, वो ग्रांट है। तो ग्रांट किस हिसाब से किस स्टेट को कितना दिया जाएगा वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उनको ग्रांट की ज़्यादा ज़रूरत है रादर दैन अगर हम बात करें जो हमारे सदर्न इंडिया के स्टेट हैं जो कि थोड़े से डेवलप्ड में आते हैं, ठीक है। मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। यानी कि स्टेट का जो कंसोलिडेट फंड है उसको किस तरह से वो ऑगमेंट किया जाए, उसके में एक तरह से चेंजेस किए जाएँ कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में रिसोर्सेज अच्छी तरह से पहुँचे हैं, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन KC न्योगी जी थे, और 15th फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरमैन जो लेटेस्ट वाला था NK सिंह थे। तो एक ही आर्टिकल था। इलेक्शन कमीशन में हमारे मल्टीपल आर्टिकल थे, मैंने आपको बोला था ये चीज़ें आप समझ लीजिए, उसके बाद आर्टिकल मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो 324 मैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये बात करता है सुप्रिटेंडेंस, ठीक है, सुप्रिटेंडेंस
डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, इसकी बात करता है। 325 बात करता है एक तरह से कि किसी भी पर्सन को, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, यानी कि किसी को इनएलिजिबल नहीं घोषित किया जा सकता है कि वो इस रिलीजन से बिलोंग करता है, इस कास्ट से बिलोंग करता है, इस मामले में, ठीक है। 326 बात करता है इलेक्शंस टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। 327 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 327 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस with respect to elections to legislature, 326 किसकी बात करता है? इलेक्शन टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 328 बात करता है पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट to make provisions with respect to elections to such legislature, यानी कि वो कुछ प्रोविजंस बना सकता है स्टेट का लेजिस्लेचर, आर्टिकल 328। और आर्टिकल नंबर 329 यानी कि सबसे आखिरी जो है, दैट टॉक्स अबाउट, यहाँ पे 327 हो गया ना, 3 पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल 329 बात करता है बार टू इंटरफेरेंस, ठीक है, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, यानी कि इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकता है, बस। अब आते हैं कैग पे, जो कि है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग, इसमें भी सिर्फ एक ही आर्टिकल से हमें डील करना है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 148 अनुच्छेद नंबर 148। और ये जो कैग है ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, क्लियर है। हमारा यूपीएससी मल्टी मेंबर बॉडी, इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी 1+2 था, फाइनेंस कमीशन में भी 1+4 था मल्टी मेंबर बॉडी, बट कैग बेचारा अकेला है, सिंगल है, आज तक सिंगल है, ठीक है। बफ, क्या बफ? मेरा पड़ोसी डीजे लगाकर बैठा है, अलेक्सा से गाने बजवा रहा है। अच्छा, क्वाज़ी जुडिशल बॉडी क्या है सुशांता पाल? क्वाज़ी जुडिशल बॉडी का मतलब होता है वो बॉडी जो जुडिशल तो नहीं है लेकिन जुडिशरी के कुछ कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने लगता है कभी कभी, जैसे कि कुछ सजा सुनाना टाइप, मतलब वो उसको बोलते हैं क्वाज़ी जुडिशल। बेटा नैतिक सुधर जाओ, है ना, नहीं तो बस एक ही क्लिक लगता है। सर इज़ दिस बैच वैल्यूएबल फॉर सीजीएल प्री 2024? क्या क्वेश्चन पूछा है, बस इसी क्वेश्चन की वजह से तो हम फिर कमेंट देखते नहीं हैं। आर्टिकल 148 मतलब, चलो 148 आर्टिकल ये डील करता है आपका कैग से। ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का ये हेड होता है, ठीक है। ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बिकॉज पब्लिक पर्स क्या होता है? जहाँ पब्लिक का पैसा आता है, कहाँ पे आता है? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि में। जरा आर्टिकल बताइए कौन सा आर्टिकल डील करता है आपके सीएफआई से? इसका गार्जियन है, यानी कि ये देखता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो उसको एक्सपोज करने का काम होता है कैग का। तो ये गार्जियन है पब्लिक पर्स का, ठीक है। और इसको हम फ्रेंड एंड फिलोसोफर भी बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का, बिकॉज याद करिए पब्लिक अकाउंट कमेटी कर क्या रही थी? वो कर रही थी जो भी कैग रिपोर्ट सबमिट कर रहा था उसमें उसको रिव्यू करने का काम कर रही थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी से हमें क्या आना चाहिए कि इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका गठन ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 हुआ था इन द ईयर 1921, ठीक है। ही इज़ अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, जैसे सबकी करते हैं नियुक्ति वैसे इसकी भी करते हैं। जो टर्म होता है ये 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, सिमिलर जैसे भी ऊपर देख रहे थे, ठीक है। ही कैन बी रिमूव्ड इन दी सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है वैसे इनको भी हटाया जा सकता है। ही इज़ नॉट, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है,
एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा मिस कर गया यहाँ पे बताना, एंड दैट वाज इलेक्शन कमीशन की जब मैं बात कर रहा था तो रिमूवल यहाँ पे मैंने लिखा था सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। किसका रिमूवल? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल। लेकिन अगर मान लेते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल करना है तो वो कैसे होगा? अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो याद रखना ये आफ्टर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही कर सकते हैं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को तभी हटा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है, यानी प्रेसिडेंट हटाएंगे बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल है सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक, अब आते हैं आपके इन पे ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। कैग जी जो है हमारे फिर से उसी पद के लिए चुने जाने योग्य नहीं है। सिर्फ फाइनेंस कमिश्नर, यूपीएससी वाले भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं, इलेक्शन कमीशन वाले भी नहीं, ठीक है, और कैग भी नहीं। सिर्फ कौन है अभी तक? फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन या फिर फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैन और उसके मेंबर्स। ही सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, एंड सैलरी और अदर सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट डिसाइड करता है। आर्टिकल 149 की अगर बात करें, ये बात बोलता है पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग। तो आर्टिकल नंबर 149 बात करता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग। तो क्या क्या होती हैं ड्यूटीज़ और पावर्स ऑफ कैग? कि ही ऑडिट्स द अकाउंट रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। उनको ऑडिट करने का काम ये होता है। ही असर्टेन्स एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी। उसको सर्टिफाई करना कि नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स कितना पैसा कलेक्ट हुआ, कितना पैसे का खर्चा हुआ, ये चीज़ें बताना, एक तरह से देखना, वो हमारा काम होता है कैग का। ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसको कंपाइल और मेंटेन करने का काम होता है। ध्यान रखना है स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट का भी पहले किया करता था लेकिन फिर इसको इस काम से हटा दिया गया। ठीक है, 1976 में ये काम से इसको हटा दिया गया और इससे स्टेट गवर्नमेंट के ही अभी ये कंपाइल और मेंटेन करता है अकाउंट को। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 149। एक और आर्टिकल यहाँ पे देख लो, आर्टिकल नंबर 150, जो बात करता है कि अकाउंट्स, ये नोट्स में ऐड करेंगे, अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज प्रेसिडेंट मे एडवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द कैग, एज प्रेसिडेंट मे ऑन द एडवाइस ऑफ कैग मे प्रिस्क्राइब। ठीक है, जैसा वो कैग की उससे बताएगा उस हिसाब से इनके जो अकाउंट है उनको कंपाइल और उनको एक तरह से कीप किया जाएगा। बाकी जो कंपाइल और मेंटेन करने का काम है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का करता है अंडर आर्टिकल 149। और 151 जो है वो बात करता है, क्यों नहीं चल रहा यार, आर्टिकल नंबर जो 151 है ये ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है। ऑडिट रिपोर्ट्स की, ये जो हमारा कैग होता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? ये करता है प्रेसिडेंट को इन द केस ऑफ यूनियन, और अगर कुछ ऐसा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो वो गवर्नर को करेगा। तो ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? ये प्रेसिडेंट को। तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 150 और 151 यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि 100 नोट्स में नहीं है, बस इसको आपको और करना है, बस कैग भी आपका होता है यहाँ पे ख़त्म। क्लियर? तो ये 3 हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखी, एक्चुअल में 4 देखी। एक तो यूपीएससी देखी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट अभी आई थिंक एक और बाकी है, दैट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बाकी है, जो कि हमारा किस में आता है ज़रा बताइए? ये आर्टिकल नंबर 76 में आता है। तो कौन सा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये बताइए, कौन सा पार्ट होगा? ये होगा आपका पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इन द कंट्री। अटॉर्नी जनरल होता कौन है? महान्यायवादी, इसको हिंदी में बोलते हैं। महान्यायवादी होता है आपका सरकार का वकील होता है। ये कौन होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है, आप बोल सकते हो। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरह से रिकमेंड करता है या फिर उनको असिस्ट करता है कुछ लीगल मैटर्स पे। इसकी अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि इसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे ही मेंशन किया है कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने तक की इसकी क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, बिकॉज इसका रिमूवल का प्रोसीजर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है।
हिज रिम्यूनरेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस इज डिटरमाइंड बाई प्रेसिडेंट, यानी कि इसको कितना पैसा मिलेगा और इसकी कंडीशन ऑफ सर्विस, ये सब कुछ प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे अपीयर होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर में एडवाइस करते हैं। अटॉर्नी जनरल शुड नॉट होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज पर्सन, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि अक्यूज पर्सन है उसको बचाना नहीं है इनको, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, यानी फुल टाइम काउंसिल नहीं गवर्नमेंट के, ऐसा नहीं कि जब तक सरकार रहेगी तब तक ये रहेंगे, ये कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, अब क्योंकि कभी भी हटाए जा सकते हैं तो इस वजह से अगर कभी भी हटाए जा सकते हैं तो ऐसे तो फिर कोई बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये रखा गया कि आप प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हो रिटायरमेंट के बाद, ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो पहले हमारे कौन थे, पहले थे हमारे MC सेतलवाद, ठीक है। और अगर करंट में अगर बात करें तो कौन है, R वेंकट रमणी है करंट में, ठीक है, R वेंकट रमणी। और यही जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पहला लॉ कमीशन बना था, फर्स्ट लॉ कमीशन, उसके चेयरमैन भी थे। पहला लॉ कमीशन के चेयरमैन तो हमारे मैक्वेले था, लेकिन वो प्री इंडिपेंडेंस था, पोस्ट इंडिपेंडेंस MC सेतलवाद। और अगर कैग की बात करें, कैग कौन है करंट में, GC मुर्मू है, तो यहाँ पे कैग भी लिख लीजिए आप, अगर आपसे पूछ ले इस चीज़ को ऐड करेंगे। जो फर्स्ट कैग थे हमारे V नरहरी राव थे, ठीक है, फर्स्ट कैग V नरहरी राव। और जो करंट में है, ठीक है, जो करंट में है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, दैट इज़ GC मुर्मू जी हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट को प्लेजर देता है, हाँ बिल्कुल प्लेजर देता है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल ये आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इन दैट स्टेट। जिस तरह आपका सेंटर के लिए होता है अटॉर्नी जनरल, उसी तरह स्टेट के लिए होता है एडवोकेट जनरल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन अ स्टेट। किसी राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ये। और सेम सारी चीज़ें हैं, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, शुड बी क्वालिफाइड। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की? शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, बस। और ये भी आपका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसकी अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर। कब तक काम करेगा? गवर्नर के प्लेजर, जब तक गवर्नर को प्लेजर देता रहेगा तब तक, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इसको असिस्ट करने के लिए आपके होते हैं कुछ सॉलिसिटर जनरल्स। और ये जो सॉलिसिटर जनरल्स जो इसको असिस्ट करते हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखना, जो इसको असिस्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और देख लेते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें और उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए एक सेकेंड। कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखते हैं, दैट आर नेशनल कमीशंस आपके जो बने हुए हैं, नेशनल कमीशन फॉर SCs, STs एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज़ OBCs। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST। था क्या पहले, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक कमीशन के तौर पे नहीं, ऑफिसर के तौर पे थे, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल ट्राइब, इस तरह से होता था। बट 65th अमेंडमेंट से जो 65वां संविधान संशोधन हुआ था, ये जो ऑफिसर है ना, स्पेशल ऑफिसर ऑफ फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट, इन ऑफिसर्स का नामकरण चेंज करके कमीशन किया गया, इनको यानी कि कमीशन के रूप में स्टैब्लिश किया गया। फिर 89th जो अमेंडमेंट है, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका, इन द ईयर 2003, उसने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर SC आपका अलग और नेशनल कमीशन फॉर ST आपका अलग। अब जब ये कमीशन बना था 65th आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो ये एक साथ था, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, और आर्टिकल था 338 आर्टिकल।
अब 89 से इसको अलग अलग कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया। या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 89th अमेंडमेंट से नेशनल कमीशन फॉर एसटी को क्रिएट कर दिया गया। ये आपका गया आर्टिकल नंबर 338, मतलब जहाँ पे पहले था, और ये गया आपका आर्टिकल नंबर 338 ए में, ठीक है। इसी तरह हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, चलिए पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2014 में हुआ था, ठीक है, 2014 के टाइम पे हुआ था ये आपका अमेंडमेंट, ठीक है। 2014 नहीं सॉरी 2014 नहीं, 2000 आई थिंक 18 के टाइम पे हुआ था, ठीक है। इससे जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको मिला था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आर्टिकल नंबर 338 बी के तहत आपका ये आता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आर्टिकल थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, तो अगर इनके गठन की बात करें तो इसमें एक आपका होता है चेयरमैन, प्लस आपका होता है इसमें वाइस चेयरमैन। ये मैं नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज़ की बात बता रहा हूँ, और इसमें 3 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक। बस इसमें हमें इतना ही पढ़ना है। फिर आपका एक होता है एक स्पेशल ऑफिसर होता है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये स्पेशल ऑफिसर होता है, जिस तरह आपका पहला एससी का स्पेशल ऑफिसर होता था और एसटी का स्पेशल ऑफिसर होता था। ये आपका आता है पार्ट नंबर 17 में, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये थोड़े से छोटे मोटे से हैं बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाई चांस अगर पूछ लिया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 350 बी में दिया हुआ है इसके बारे में, और इसको क्रिएट किया गया था आपका जो 7th अमेंडमेंट हुआ था। 7th अमेंडमेंट से बहुत सारी चीज़ें हुई थी, हमने देखा, जैसे कि मल्टीपल स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है हमारा पार्लियामेंट, और 7th अमेंडमेंट से आपका गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स के लिए सर्व कर सकता है, ये चीज़ को किया गया था। और 7th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील किया गया था, ख़त्म किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देख लेते हैं आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और इनके फंक्शन वगैरह कभी पूछेगा नहीं आपसे, क्यों? क्योंकि भाई नेशनल कमीशन फॉर एससी क्या करता होगा, एससीज़ के जो राइट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके राइट्स को प्रिजर्व करने का काम है इसका एसटी के लोगों को राइट्स को प्रिजर्व करने का काम है। और ये सिर्फ एससी लोगों के राइट्स को प्रिजर्व नहीं करता, बल्कि एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, आंग्ल भारतीय, उनका काम भी इसी नेशनल कमीशन फॉर एससीज़ को ही दिया गया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की अगर बात कर लें तो इसमें मैंने जैसे बताया स्टैट्यूटरी आती हैं और नॉन स्टैट्यूटरी आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी की बात करते हैं। इसके तहत हम सबसे पहले एनएचआरसी को लेते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये जो एनएचआरसी दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको क्रिएट किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, 1993 का जो ह्यूमन राइट एक्ट था, ठीक है। इसमें होते हैं आपके एक चेयरमैन होता है और 5 अदर मेंबर्स होते हैं। अभी रिसेंट में ही अमेंडमेंट हुआ था, 2019-20 के टाइम पे एक अमेंडमेंट हुआ था, और इसमें इसके प्रोविजंस चेंज किए गए थे। पहले चेयरमैन +4 होता था, अभी चेयरमैन +5 किया गया है। एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, नेशनल का जो कमीशन होता है विमेंस का, उसके चेयरमैन भी इसके मेंबर होंगे। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ एससी, एसटी और इन सब को बैकवर्ड क्लासेस, वो सब के जो चेयरमैन होते हैं इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये जो चेयरमैन होना चाहिए, ही शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस, शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पहले इसके थे फर्स्ट, वो थे अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट अरुण कुमार मिश्रा नहीं, फर्स्ट थे आपके रंगनाथ मिश्रा, फर्स्ट थे आपके रंगनाथ मिश्रा। और अभी करंट में जो कि एक चीफ जस्टिस थे, और अभी करंट में है एट प्रेजेंट हैं अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। तो दोनों लोग मिश्रा ही हैं, अरुण कुमार मिश्रा एट प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका वही है कि जो ह्यूमन राइट्स है उसका वॉयलेशन ना हो कहीं पे, ये सारा चीज़ें देखने का काम होता है एनएचआरसी का। अगर इसके टर्म की बात करें, ठीक है, टर्म की बात करें तो टर्म होता है 3 साल या 70 साल की उम्र, 3 साल या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज। पहले 5 होता था, लेकिन 5 घटा के इसको 3 किया गया था, अभी जो रिसेंट में 2019 में अमेंडमेंट हुआ था उससे, ठीक है। तो 3 साल तक रहेंगे या फिर 70 साल तक की उम्र तक। अब यहाँ पे देखते हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम क्या होता है? करप्शन वगैरह को रोकने का काम होता है। इन दी जो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें करप्शन रोकने का काम होता है। इसको इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, एज एन
एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे इसको बनाया गया था, नहीं कि कोई एक्ट नहीं था जिसके थ्रू इसका फॉर्म किया गया था, बट 2003 में एक एक्ट लाया गया सीवीसी एक्ट, और उसके थ्रू ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज ये अपने पावर्स को एक एक्ट से डिराइव करती है। और ये एक आपकी कमिटी बनी थी, याद रखिएगा, सांता नाम कमिटी, उसके रिकमेंडेशन पे बनी थी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक होता है चेयरमैन एंड प्लस 2 अदर मेंबर्स होते हैं इसमें आपके। टर्म की अगर बात करें तो 4 साल का होता है, मतलब 4 साल या फिर 65 साल की उम्र। अपॉइंटमेंट चाहे किसी की हो, प्रेसिडेंट ही करेगा। अगर अपॉइंटमेंट आपसे पूछ ले तो प्रेसिडेंट साहब भी हमारे करेंगे, और ऐसे नहीं कर देंगे, एक कमिटी बनती है उसके रिकमेंडेशन पे करेंगे, ठीक है, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। और वो कमिटी में 3 लोग होंगे। 3 लोग कौन कौन हैं ये उतना पूछेगा नहीं आपसे, बस मैं आपको बता रहा हूँ, तो रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, ये करते हैं, ठीक है। और ये आपके नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। इसी की तरह हमारा एक होता है सीबीआई, आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीवीसी क्या सिर्फ करप्शन में मेनली इन्वॉल्व रहता है, सीबीआई क्या करप्शन या फिर मर्डर वगैरह कहीं हो गया अपने, या फिर जैसे अभी उड़ीसा का केस हुआ था जहाँ पे वो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पे सीबीआई जांच की मांग करी गई। कुछ भी ज़्यादातर केस होता है तुरंत सीबीआई जांच की मांग करी जाती है। तो सीबीआई जो है ये सिर्फ करप्शन ही नहीं, बाकी अदर मैटर से भी डील करती है। ये स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1963 में, अगेन सांता नाम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। तो सांता नाम कमेटी याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू सीवीसी एंड सीबीआई। और इसका जो मोटो है, ठीक है, इसका जो मोटो है दैट इज इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। ये एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सीवीसी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहले वो भी एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी, लेकिन आपकी उसमें एक एक्ट क्रिएट किया गया सीवीसी एक्ट 2003, उसके तहत 2004 में अगर हम बोलें तो ये पूरी तरह से 2003 में एक्ट आया और 2004 में पूरी तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। सीबीआई अभी तक ही एग्जीक्यूटिव है, यानी कि अभी तक इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिल रखा है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर बहुत ज़्यादा जाएगा तो डायरेक्टर का जो टर्म होता है 2 साल का, ठीक है। ये मतलब बहुत ही लीस्ट चांसेस है। ये अपने जो पावर्स है ये डिराइव कहाँ से करता है, ये जो अपने पावर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। यानी कि इसका खुद का एक्ट नहीं, अपनी एक्ट पावर को एक एक्ट से डिराइव कर रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, एंड दीज आर योर लोकपाल, जो कि आपकी स्टैट्यूटरी है बिकॉज इनको से क्रिएट किया गया, मतलब लॉ के थ्रू। लोकपाल एंड लोकायुक्ता, जो बड़े बड़े आपके एक तरह से विभाग होते हैं। अब यहाँ पे आप वो आपके प्राइम मिनिस्टर वगैरह का वर्ड नहीं है सीवीसी और सीवाईएम वगैरह हम बात करें, बट लोकपाल लोकायुक्ता कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ भी, जो एकदम टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ हैं, वो तक इसके अंडर इसके करप्शन चार्जेस के तहत आते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्ता। लोकपाल होता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मतलब एक सेंटर के लिए हम बोल सकते हैं, और लोकायुक्ता होता है आपका हर स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है। इनका काम क्या है कि बहुत ही कायदे के साथ जो करप्शन चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, किसी ने विसल ब्लोअर्स जो होते हैं, विसल ब्लोअर कौन होते हैं, जो सीटी बजाते हैं करप्शन को लेके कि भाई यहाँ पे कुछ इस तरह से गड़बड़ी हो रही है, तो उनको विसल ब्लोअर्स बोलते हैं। और वो उसके खिलाफ अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट तो लोकपाल, और अगर स्टेट का है तो लोकायुक्त देखता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, ठीक है, तो 2013 में ये एक्ट आया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, जो उसके तहत इसके कॉम्पोजिशन वगैरह को निर्धारित किया गया। जितनी बस मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बस उतनी ही आपको पढ़नी है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें 1+8 का होता है, यानी 1 के चेयरमैन और 8 अदर मेंबर्स रहेंगे। ये जो 8 अदर मेंबर्स रहेंगे ना, इसमें से जो 50% है, यानी कि जो आधे हैं, शैल बी जुडिशियल मेंबर्स, दे शैल बी जुडिशियल मेंबर होने चाहिए आपके ये। और बाकी जो 50% हैं
दे शुड बी फ्रॉम अमंगस्ट SCs, STs, OBCs, माइनॉरिटीज़, इन सब से आने चाहिए 50% वाले। ठीक, ये आपके करप्शन देखते हैं PM प्राइम मिनिस्टर तक को, बाकी जो ग्रुप A हो गया, ग्रुप B हो गया, C D सबका देखते हैं ये। ठीक, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है दैट इज़ डन बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। क्लियर? बस कमिटी में कौन कौन होता है वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे होती हैं आपकी चीज़ें ख़त्म। ठीक है, नीति आयोग पे भी जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे नीति आयोग के रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे इतना चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि नीति आयोग आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो कभी भी आपके स्टेटमेंट इस तरह से बन के आ जाए अगर, ठीक है। एंड फर्स्ट वॉज यहाँ पे फर्स्ट पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट मैं बताता हूँ फर्स्ट लोकपाल कौन थे। तो फर्स्ट लोकपाल हमारे थे पिनाकी चंद्र घोष, जिनको PC घोष भी लिख सकते हैं, चलो पिनाकी चंद्र घोष। और पहला स्टेट कौन सा था जो लोकायुक्त लाया, कोई बताएगा? फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग लोकायुक्त, फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग लोकायुक्त। और एक चीज़ याद रखना कि ये स्वीडन, जो हमारी नॉर्डिक कंट्रीज है जिसमें क्या स्वीडन है, वहाँ पे एक ओम्बड्समैन सिस्टम चलता था, उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, ओम्बड्समैन ये स्वीडन में चलता था आपका, या फिर मतलब चलता है, ये स्टार्ट हुआ था एज ओम्बड्समैन इन स्वीडन, वहाँ से इंस्पायर्ड है ये। ठीक है, लोकपाल फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं है चंदन, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ही शुड बी रिटायर्ड जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस। ये सिर्फ आपका, मैंने आपको बताया, ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC केस में, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है चेयरमैन। करण मौर्य वो परमार अकेडमी ऐप पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो नीति आयोग में बस ये चीज़ याद रखना कि ये बस क्या करती, रिपोर्ट देती है, ये कर लो वो कर लो। कभी इस तरह से अगर स्टेटमेंट आ जाए कि इसलिए सज़ा सुना देगी, ये कर देगी, बहुत बड़े बड़े काम नहीं करती, बस थोड़े छोटे मोटे काम करती है कि रिपोर्ट पब्लिश कर देना, इंडेक्स देना, रैंकिंग देना, ये काम होता है नीति आयोग का बस। ठीक है, अभी जो चीज़ें वो देख लेंगे। पूजा घोष बोल रही हैं PK घोष इज़ माई नेबर। अच्छा, हाय बोलिएगा सर को। चलो अभी आते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, चलो अभी नीति आयोग के बारे में बता ही दें क्या? चलो बता ही देते हैं नीति आयोग के बारे में। ठीक है, नीति आयोग तो ये आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि सेटअप हुई थी 1 जनवरी 2015। रिप्लेस किया था इसने, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो कि 5 ईयर प्लान लेके आता था उसको रिप्लेस किया इसने, 1 जनवरी 2015 को एग्जिस्टेंस में आया। इसके चेयरमैन की अगर हम बात करें, इसमें चेयरमैन होता है, वाइस चेयर पर्सन होता है इसमें एक आपका इसमें CEO होता है, और इसके फुल फॉर्म तो आई थिंक पता होगा, फुल फॉर्म सभी को, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो चेयरमैन इसके होते हैं हमारे PMG होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे कि हमारा प्लानिंग कमीशन होता था इससे पहले अर्स्टवाइल, उसके भी चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। ठीक, हाँ, क्या चीज़, CBI या नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी, बिल्कुल CBI और नीति आयोग आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और जो CVC है वो आपकी है, CVC है वो स्टैट्यूटरी है। ठीक है, और वाइस चेयरपर्सन आपके हैं सुमन बेरी, सुमन के बेरी के बेर मत तोड़ो, और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चंस को जल्दी से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, हर किसी की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट जी हमारे। अच्छा, ये बताया नहीं क्या मैंने फर्स्ट स्टेट वाला? रुको 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 रुको, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग लोकायुक्ता।
चलिए सेकंड क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफिस। तो आर्टिकल 76 डील करता है आपका अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस कमीशन 280, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट 1+4, पब्लिक अफेयर्स में नॉलेज होना चाहिए चेयरमैन को, और 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के सिंह थे, पहले के केसी नियोगी थे। यूपीएससी आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 डील करता है यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी से। इलेक्शन कमीशन और ये कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 14 है, ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन है पार्ट नंबर 15, और ये आपका आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक। अगला है हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर। लीगल मैटर में गवर्नमेंट को कौन एडवाइस करता है, अटॉर्नी जनरल करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल नंबर 76 ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन भी पूछे थे, तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 साल तक जज रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल तक एडवोकेट रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ही शुड बी शैल बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। पहले लॉ ऑफिसर यानी कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे कहा जाता है, जाना जाता है, तो ये अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है। ये फर्स्ट विधि एडवोकेट जनरल होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, सॉलिसिटर जनरल इनको असिस्ट करते हैं इनके काम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द रिक्वायर्ड व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी। हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होने की नियुक्ति, ये क्वालिफिकेशन है एडवोकेट जनरल के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, अब मुझे बताइए कि अपॉइंटमेंट, जल्दी से मुझे बताइएगा, अपॉइंटमेंट यूपीएससी के चेयरमैन की कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कर रहा था। स्टेट पीएससी के कौन कर रहा था, गवर्नर कर रहा था, ठीक है। और ये रेजिग्नेशन भी अपना किसको देंगे, जैसे प्रेसिडेंट यूपीएससी के मतलब प्रेसिडेंट मतलब यूपीएससी वाले जो हैं प्रेसिडेंट को देंगे। बट ध्यान रखना, जब रिमूवल ऑफ स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स होंगे, रिमूवल करेगा प्रेसिडेंट। पता नहीं मैंने चीज़ आपको बताई कि नहीं, रिमूवल ऑफ स्टेट पीएससी के मेंबर्स या चेयरमैन ये प्रेसिडेंट करेगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग है, गवर्नर करता है, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। हु इज़ अ नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन दी डिबेट ऑफ लोकसभा। तो हमने ये देखा था अटॉर्नी जनरल जी जो हैं वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट नो राइट टू वोट, ठीक है, नो राइट टू वोट, यानी कि इनको वोट का पावर नहीं होता है वोटिंग का। 7th, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कौन, अटॉर्नी जनरल अगेन, ठीक है। अब क्यों प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया था प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ पे लिखा रहता है जहाँ पे रिमूवल का प्रोसीजर नहीं होता है। कैग में रिमूवल का प्रोसीजर है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, इसका अगेन सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह स्पीकर ऑफ लोकसभा इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव होता है। हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल यहाँ पे, हाँ ठीक है, महान्यायवादी कौन है, यहाँ पे महान्यायवादी होगा के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतागी, आर वेंकटरमणी, फिर हरीश साल्वे। आर वेंकटरमणी, तो के वेणुगोपाल कौन थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे आपके ये, ठीक है। आर वेंकटरमणी करंट में है। द कैग ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, नीदर यूनियन नॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो ही एक्ट्स एज एन अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर दी ऑप्शन नंबर ए यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर है, या फिर इसमें आई थिंक ही एक्ट्स एज अ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, इसमें होगा आपका दोनों होना चाहिए, ठीक है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों होगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा एनालाइज करने दो मुझे, दोनों ही होगा, ठीक है, पक्का दोनों ही होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों होगा, बिकॉज कैग स्टेट के लिए अलग तो होता नहीं है, तो फिर इसका आंसर आपका बी ही होगा इसमें, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस द कैग ऑफ इंडिया। कौन सा एकमात्र आर्टिकल है, 149 जो कैग को मेंशन करता है। कैग हमारा सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग कौन सा आर्टिकल है, 149 है जो 149 है जो ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग की बात करता है, 148 उसके एस्टैब्लिशमेंट की, और 149 बात करता है ड्यूटीज़ एंड पावर की। 150 और 151 ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा था
कि ऑडिट रिपोर्ट ही किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। जो कैग जी हैं, और 150 बात कर रहा था कि जो अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज प्रेसिडेंट में प्रिस्क्राइब, ठीक है। कैग ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाई, अगेन प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। कैग ऑफ इंडिया इज़ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, किसके फ्रेंड और गाइड होते हैं, किस कमेटी के, अभी मैंने बताया था पब्लिक अकाउंट कमेटी के, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15+7, तो उसको असिस्ट करते हैं। ये कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करने का काम करता है ये, ठीक है। अगले पे आते हैं, और कौन सी कमेटी में राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं हो सकता है, ज़रा बताइए। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, का पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है, तो इनका होता है 6 साल या 65 साल, विच एवर इज़ अर्लियर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि यूपीएससी के लिए भी होता है, स्टेट पीएससी में 6 साल 62 साल होता है। एस्टीमेट कमेटी में कोई भी, यानी जो प्राक्कलन समिति होती है, इसमें कोई भी जो मेंबर होता है वो नहीं हो सकता आपका प्राक्कलन समिति में लोकसभा से, सॉरी राज्यसभा से, उसमें 30 के 30 मेंबर लोकसभा से आएंगे। जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, उसमें जो उसका चेयरमैन है वो लोकसभा से होगा, राज्यसभा से नहीं आ सकता, भले उसमें राज्यसभा से मेंबर आ सकते हैं मैक्सिमम 7। क्लियर है, चलिए। और चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे कि कौन सी कमेटी को ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई कमेटी बनाया गया था, जॉन मथाई कमेटी के रिकमेंडेशन पे। द कैग ऑफ इंडिया इज़, ये आपकी सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर जी करेंगे, रिमूवल भी गवर्नर ही करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि छोटा सा पद है तो गवर्नर खुद ही कर देंगे। लेकिन स्टेट पीएससी के केस में कौन करेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में वो आपके प्रेसिडेंट करेंगे रिमूवल। अभी हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं देखा, वो कल के लेक्चर में देखेंगे, जब हम कल का लेक्चर देखेंगे लोकल बॉडीज़, तो कल वहाँ पे देखेंगे। और कल देखेंगे कि स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ना, वो भी वैसे ही रिमूव होता है जैसे कि जज ऑफ हाई कोर्ट, और जज ऑफ हाई कोर्ट कैसे रिमूव होता है, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। द ऑफिशियल लीगल एडवाइज़र, एस्टिमेट सही है, ठीक है, जॉन मथाई एस्टिमेट, ठीक है। और जो कि कृष्णा मेनन कमेटी है, उसके बेसिस पे कौन सी सेटअप हुई थी, कृष्णा मेनन के बेसिस पे, बताइए जरा। द ऑफिशियल लीगल एडवाइज़र टू द स्टेट गवर्नमेंट इज, तो कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं। Who appoints the Advocate General? Article 165, Governor of a state. Advocate General is appointed by which of the following articles of the Constitution? 165, ठीक है। Article 263 of Indian Constitution related to which of the following? Establishment of, अनुच्छेद 263। अब ये नया क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ेंगे चीज़ों को। जॉन मथाई आपके पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी थे, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट विल बी इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, बिकॉज ये तो हम देख चुके हैं 324 से 329 है, और ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। 263 बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल को, जिसको कि एक तरह से हम बोल सकते हैं सरकारिया कमीशन एक बना था, उसके रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था। सरकारिया कमीशन 1983 में बना था, 1983 में, रिगार्डिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो उनको बेहतर करने के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच में रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपका एक इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करता है हमारा प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 263, जिसका कि जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। और आर्टिकल 263 के तहत इसका सेटअप हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसी तरह हमारी होती हैं जोनल काउंसिल, ठीक है, जोनल काउंसिल। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है? इसी तरह हमारे होते हैं जोनल काउंसिल। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956, उसके तहत इसको सेटअप किया गया था। तो जोनल काउंसिल जो होते हैं हमारे, स्टैट्यूटरी स्टेटस होता है। अब स्टैट्यूटरी है मतलब कि ये एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई आर्टिकल नहीं है। और इसका जो चेयरमैन होता है ना, ये चीज़ याद रखना, इसका जो चेयरमैन होता है वो होम मिनिस्टर होता है, ठीक है, होम मिनिस्टर होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कौन होता है, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, और बाकी इसमें जो सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके मेंबर होते हैं। अगर हम जोनल काउंसिल की बात करें तो हमारी 5 जोनल काउंसिल हैं, प्लस नॉर्थ ईस्ट की जोनल काउंसिल अलग से है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा जो मुझे याद आ रहा है, अब यहीं पे इसको ऐड कर लो क्योंकि जगह नहीं आगे। चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, और मेंबर्स इसके होते हैं, मेंबर्स होते हैं सीएम होंगे ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट। जो नोट्स बना रहे इस चीज़ को ऐड करिएगा। और 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑफ कैबिनेट रैंक इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टू बी नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर। इसको लिख लेना पूरा, टू बी नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ये इसका कॉम्पोजिशन होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ये,
विच और जोनल काउंसिल समझ गए ना, 5 हैं होती हैं आपकी, एक तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की जो काउंसिल है वो अलग से क्रिएट की गई है, उसका एक अलग से एक्ट आया था 1972, ये तो 1956 में एक्ट आया था, उसका अलग से 1972 में एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल, और एक बात फिर से मुझे याद आ रही है, मैं फिर से बताना चाहूँगा, दैट इज़ कि अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट कुछ हो गया ना, तो वो आर्टिकल 263 में उसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, उसके लिए आर्टिकल 262 आता है, वो बात करता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की, तो वो चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो 280 होगा। अगेन 1+4 चेयरमैन पब्लिक अफेयर में नॉलेज होना चाहिए, एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट है, और ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, जो कि रिकमेंडेटरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, और ये क्वाजाई जुडिशियल बॉडी होती है। पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के सी नियोगी थे हमारे। और बस आगे बढ़ते हैं, 15th वाला एन के सिंह थे हमारे 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ कितने ईयर्स? 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। हु प्रिसाइडेड द 15th फाइनेंस कमीशन? अभी मैंने बताया वाई वी रेड्डी 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, एन के सिंह हो गया ऑप्शन नंबर बी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वॉच डॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। वॉच डॉग का मतलब होता है देखता हुआ कुत्ता मतलब वॉच डॉग से मतलब है कि जो कि देखता है कि सारी चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, इन दी कंट्री डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। तो कौन इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है? आर्टिकल नंबर 324 इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज हु इम्प्लीमेंट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस इन इंडिया, कि इस तरह के चुनाव, मतलब जो प्रचार होगा, प्रचार में ये नहीं हो सकता, प्रचार में डीजे नहीं बजेगा, प्रचार में ये वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो हमारा करता है इलेक्शन कमीशन, उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम डिड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम मल्टी मेंबर बॉडी? अब आपको रटना नहीं पड़ा है, अब आपको याद है 61st अमेंडमेंट ऑफ 1988 से क्या हुआ था, हमारा वोटिंग एज डिक्रीज हुआ था 21 से 18, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1989 में, तो इस वजह से 1989 में बना था ये 1989 में। टेन्योर क्या होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उसका मेंबर्स का? ये होता है आपका 4, 5, 4, 6 या फिर 3, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेजेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? पहला कौन थे? तो पहले थे हमारे सुकुमार सेन जी। ठीक है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाई, इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है? लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज की तरह, दैट इज बोथ द हाउसेज ऑफ काउंसिल ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये एक स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, और अगर वो पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट, बट स्पेशल मेजोरिटी से जब रेजोल्यूशन पास होगा तभी रिमूव हो पाएंगे ये। 30th नंबर, डैश वॉज द फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो पहले तो सबको पता होता है सुकुमार सेन है, लेकिन पहली विमेन कौन थी? तो पहली विमेन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ आई थिंक कुछ ही दिन के लिए, आई थिंक 1 महीने के लिए ये बनी थी 1990 में, और हाँ 1990 के टाइम पे बनी थी। हाँ, और ये थी आपकी रामा देवी, हमारे कानपुर में जगह पड़ती है एक रामा देवी, कानपुर वालों को पता होगा, लेकिन उसको यहाँ पे वो इनका नाम रमा देवी है, बट हमारे यहाँ बोलते हैं रामा देवी। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कैन अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? कौन नियुक्ति करता है? आप इन्हें पूछेगा। ठीक, चलो, तो आंसर क्या होगा? क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अथॉरिटी? ठीक है, तो अपॉइंट कौन करेगा? हमेशा प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, विद नो। क्या क्वेश्चन नंबर 10 रीचेक कर लीजिएगा। अच्छा, 10 में कुछ डाउट है क्या? 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। 32 में अभी आता हूँ। ठीक है, वो अभी वॉइस आ रही होगी प्रॉपर। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जीएसटी काउंसिल? तो जीएसटी काउंसिल भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, अभी पढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल देखो, फाइनेंस
कमीशन किस में दिया हुआ है, 280 में दिया हुआ है, जस्ट उससे एक पहले एक स्टेप पीछे आ जाओ, 279A ऑप्शन नंबर सी इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, जिसको किससे जोड़ा गया था, कौन से अमेंडमेंट से, फर्स्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारा जीएसटी आया था, दैट मीन्स आर्टिकल नंबर 279A इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 33 द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया, कौन सा अमेंडमेंट था, अभी देखा हम लोगों ने 101। 104 ने क्या किया था, 104 ने किया था SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया था लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन था इन दी लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली उसको ख़त्म कर दिया था। ये था आपका डील करता 330, ये है 332। एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन लोकसभा में 331 के थ्रू होता था, लेजिस्लेटिव असेंबली में 333 के थ्रू होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। लोकसभा में रिजर्वेशन SC के लिए 300 SCs के लिए, हाँ SC के लिए 330 में है, और जो मैं क्या बोल रहा हूँ, लोकसभा में SC का रिजर्वेशन 330 बोलता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में 332 अनुच्छेद बोलता है। 34 1 December 2022 विच बॉडी हैंडल्स ऑल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिटरिंग अंडर GST, तो ये हमारा कौन करता है, GST काउंसिल करता है अंडर आर्टिकल 279A, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जिसका जो चेयरमैन होता है हमेशा इसकी जो मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, रीचेक कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 रीचेक कर लेंगे एक बार। चलो अभी चेक कर लें क्या, रुक जाओ, क्या 10 में क्या दिक्कत है, 10 में, अच्छा 22 में क्या, एक सेकंड रुको, 10 में क्या दिक्कत है, तो 148 क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत क्या है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। क्या 5 साल लगा दिया क्या गलती से, किस में, सर इलेक्शन कमिश्नर का टर्म 6 ईयर्स होता है, आपने भाई मिस्टेक 5 लगा दिया, अच्छा कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर बताओ कहाँ, मैंने 5 लगा दिया क्या किसी में, एक सेकंड रुको, ओके 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 ओके, अच्छा 6 ऑप्शन में नहीं था फ्लो में 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स होता है, तो ये देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ ज़्यादा ही स्पीड लगता है मेंटेन बढ़ा ली हम लोगों ने, चलो थोड़ा स्लो करेंगे अभी। विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द UPSC एंड स्टेट PSC, पार्ट नंबर 14 315 से 323 कहाँ है हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी, सॉरी विच पार्ट ऑफ आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द यूनियन एंड, भारतीय संविधान कौन सा भाग संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है, यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आर्टिकल इसमें गलत लिखे हुए हैं, पार्ट 14 आर्टिकल नंबर पार्ट 14 होगा, ठीक है, 315 से लेके 323 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 36 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ UPSC होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और अंटिल ही अटेन्स ऑफ एज ऑफ व्हाट 65 ईयर्स। 62 किसके केस में, स्टेट PSC के केस में है, ठीक है, और जॉइंट PSC के केस में भी यही सेम ही है। 37 UPSC एनुअली प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट्स टू, तो ये रिपोर्ट किसको देता है, UPSC प्रेसिडेंट को, तो सेंट्रल लेवल की जो अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट को देती है, और स्टेट का जो होता है वो गवर्नर को देता है, ठीक है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ स्टेट PSC, अभी हम लोगों ने देखा कितना होता है, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 39 हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ UPSC, अभी कौन है, मनोज सोनी सर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। इससे पहले जोशी जी थे हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टेट PSC, तो इसमें से स्टेट PSC का फंक्शन कौन सा नहीं है, बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अलंकृत दास वो परमार एकेडमी ऐप पे हैं, ठीक है, ये पेड बैच है जिसकी स्ट्रीमिंग होती है लाइव फ्री ऑन यूट्यूब, ठीक है, बाकी ये पेड बैच है आपका परमार एकेडमी ऐप पे। इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू दी सर्विसेज, बिल्कुल एग्जाम करवाने का काम होता है। इट इज़ कंसल्टेड इन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टिंग पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन अ सिविल कैपेसिटी। इट इज़ कंसल्टेड ऑन एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ अ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी सस्टेन बाई अ पर्सन वाइल सर्विंग द अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इट इज़ कंसल्टेड वाइल मेकिंग द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ये दोनों आपके सही हैं, बट यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट, इट इज़ कंसल्टेड ऑन एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरीज, ये आपका फंक्शन नहीं है स्टेट PSC का। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नेशनल कमीशन फॉर SC इज एस्टैब्लिश्ड, तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 338। 338 किसकी बात करता है, ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर ST की।
338B किसकी बात करता है? ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। इसको किस अमेंडमेंट से बनाया गया था? 89th अमेंडमेंट से बनाया गया था, 2003 में हुआ था, बट मतलब एग्जिस्टेंस में आया था 2004 में, और इसको हमने क्रिएट किया गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 42 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज? करंट में नेशनल कमीशन फॉर एससी के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं आपके विजय सांपला जी, ये चेयरमैन है और ये वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है, अरुण हल्दर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज फाउंड बाय इंसर्शन ऑफ आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल को इंसर्ट किया गया फॉर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? 338B, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आपका आर्टिकल नंबर 244 सब क्लॉज 2। और ये शेड्यूल कौन सा है? आपको शेड्यूल याद है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आपका शेड्यूल नंबर 5। और शेड्यूल नंबर 6 किसकी बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर शेड्यूल्ड एरियाज या फिर जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, अदर शेड्यूल्ड एरियाज या फिर ट्राइबल एरियाज़ हैं, जिसमें कि हमारा एटीएम मनी आता है। एटीएम मनी, एटीएम मनी मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इस एटीएम में मनी नहीं है, मतलब मणिपुर नहीं है। Which article of Constitution of India provisions for reserved seat for SCs and STs in the House of People? That is House of People मतलब लोकसभा, that is lower house। आपको पता है राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं, और इसको हम हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं। तो वो सारे टर्म्स इसके लिए, और हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं लोकसभा को, ठीक है। और इसमें रिजर्वेशन अभी मैंने बताया SC ST के लिए 330 में है। 331 किसकी बात करता था? लोकसभा में एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन जो खत्म किया जा चुका है 104 अमेंडमेंट के थ्रू। 332 किसकी बात करता है? 332 बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST के रिजर्वेशन की, ठीक है, जिसको आगे बढ़ाया जा चुका है आपके 10 साल के लिए। और जो 333 है वो एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन की बात करता था। एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको खत्म किया जा चुका है 104th अमेंडमेंट से। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? बस 2-3 क्वेश्चन आपके और बाकी हैं। तो चेयरमैन कौन होता है प्लानिंग कमीशन और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का आपका? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ध्यान रखना, हमारा नीति आयोग के जो चेयरमैन हो गए, जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था, जो पहले ही नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होता था, पहले आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता था, जो करंट में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, NDMA होता है, और जो आपका इंटर स्टेट काउंसिल होता है, इन सब का चेयरमैन होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है 47th। द नेशनल कमीशन फॉर ST केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट कमीशन फॉर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो कब अवचित्त में आया? अभी मैंने बताया 89th अमेंडमेंट था, 2003 में हुआ था, बट एग्जिस्टेंस में आया 2004 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा 48। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979 वॉज हेडेड बाई, किसने हेड किया था? जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था ये हेड किया था हमारे मंडल जी ने। ये मैंने को बताया भी था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे अंडर आर्टिकल नंबर 16, अगर आपको याद हो कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही 20 इसने रिकमेंड किया था 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ओबीसीज को, और ओबीसी लिस्ट इसने पूरी बनाई थी कि ये हमारे ओबीसीज के तहत आते हैं, तो इसने 27% रिजर्वेशन बोला था ओबीसीज के लिए। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बीपी मंडल। और इससे आपका एक केस रिलेटेड है, कोई बताएगा उस केस का नाम क्या है? उस केस का नाम आई से स्टार्ट होता है, ठीक है, जी ब्रार, वो आपको मिल जाएंगे परमार अकेडमी ऐप पे, ठीक है। केस वो कौन सा है आपका? इंदिरा साहनी केस, ठीक है, इंदिरा साहनी केस ऑफ 1993 ये डील करता है आपका, ये मंडल कमीशन केस इसको बोलते हैं, इंदिरा साहनी केस को। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है संवैधानिक? डिजिटल नोट का PDF क्यों नहीं आता अब? प्लीज़ रिप्लाई। सर PYQ सीरीज़ का डिजिटल नोट्स, अच्छा एग्ज़ाम इन्फो वो आपका ऐप में हो गया सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, जो डिजिटल नोट्स हैं वो, ठीक है। तो ऐप में PDF नोट्स करके कोर्स दिखेगा, वहाँ पे वो सारे नोट्स सभी पढ़ते हैं आपके। तो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा नहीं? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल है इसका, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है 280। इलेक्शन कमीशन पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 324 से 329 ये भी आपका है। UPSC पार्ट नंबर 14 315 to 323। NHRC आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है डिराइंग इट्स पावर्स फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50th दैट आखिरी क्वेश्चन है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ होमवर्क आप लिख लीजिए ये। व्हेन वाज बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन दैट इज BAMCEF स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ BAMCEF की स्थापना कब हुई थी? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 1979, 1980, 1978 या फिर 1989, बताइए।
ये है आपका आंसर। और चलिए बता देते हैं, पहले तो मैं देखता हूँ कि आपके क्या आंसर आते हैं। चलो मैं हिंट दूँ आपको, हिंट देता हूँ आपको। चलो कुछ हिंट आपके लिए ये है कि इसी साल हुआ था आपका इसी साल आपका राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट हटाया गया था और लीगल राइट बना था। बताइए, इसी साल हुआ था वो। तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट की तरह कब हटा था, कब लीगल राइट बना था? 44th अमेंडमेंट से, जो कब हुआ था? 1978। तो आप उससे आप रिलेट कर सकते थे, बाकी उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। बट बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन आपका 1978 में बना था। ठीक है, अब क्या है कि इस पर क्वेश्चन बना था, इस वजह से यहाँ पे रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया था। ठीक है, CHSL 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे रखा है। CHSL मतलब SSC के ही सारे क्वेश्चन है, CHSL, CGL, CPO, वही सारे क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है लास्ट, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी? 1950, 1945, 1960 या फिर 1955? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1950 में स्टैब्लिश करी गई थी और 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए थे। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए, ये आपका होमवर्क है। और कब इसने रिप्लेस किया? अरे अभी और क्वेश्चन है यार। चलो अभी 51-50 चलो कर ही लेते हैं। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब आया था ये? 1 जनवरी 2015 को आया था। ठीक है, सारे एकदम आसान आसान से क्वेश्चन है। कल किया था। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस? एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट से कौन डील करता है? याद करो, सुप्रीम कोर्ट को हमने सार्क सीट ऑफर करी थी। याद आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124। चलो रिवाइज भी करवा देते हैं आपका। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 सार्क की सीट ऑफर करी हम लोगों ने। एस से क्या है? एस से सैलरी के बारे में लिखा हुआ है, सैलरी। आर्टिकल 125, आर्टिकल 126 ए से क्या है यहाँ पे? एक्टिंग जजेस, एक्टिंग जजेस। 127 क्या है? एडहॉक जजेस। एडहॉक मतलब टेम्प्रेरी तौर पे अगर कोरम मीट नहीं हो रहा है तो हम बुला सकते हैं किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ एडहॉक जजेस अपॉइंट कर सकता है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन है आपका आई थिंक। चलो ये आखिरी रखेंगे, इसके बाद नहीं। क्या मतलब सर आखिरी आखिरी बोल के पूरा सारे क्वेश्चन करवा देते हो? चलो इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन है आपका, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाई। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति के जैसे प्रेसिडेंट करता है आपका यूनियन का, उस गवर्नर करेगा। स्टेट के केस में सिंपल। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट आर रेगुलेटरी बॉडीज़? रेगुलेटरी बॉडीज़ मतलब जो कुछ चीज़ रेगुलेट करती हैं, जैसे बैंकिंग पूरा जो हमारा सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम होता है RBI का। तो RBI हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी हमारा जो सिक्योरिटी वगैरह पूरा जो काम होता है, म्यूचुअल स्टॉक वगैरह, ये सब सेबी रेगुलेट करती है। तो एक सेबी रेगुलेटरी बॉडी हो गई आपकी। ऐसे एक इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए IRDA है। ठीक है, तो ये हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। तो चलिए, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ NHRC पूछा गया है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन अभी मैंने आपको बताया भी था, रंगनाथ मिश्रा जी थे। अभी करंट में हैं वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बस आखिरी क्वेश्चन यही है बस। इसके बाद चाहे भगवान ही बोल दें तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अभी सेबी बिकेम एन ऑटोनमस बॉडी इन। तो सेबी ऑटोनमस बॉडी कब बना था? अब क्योंकि ये क्वेश्चन किया नहीं इसलिए करवा रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं ना करवाता, क्योंकि सेबी का किया नहीं अभी। सेबी याद रखना, ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 12 अप्रैल 1988 को। ये स्टैब्लिश हुआ था, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, यानी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तौर पे इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, CVC की तरह ही बाद में ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। 1992 में एक एक्ट लाया गया। ठीक है, 1992 में सेबी एक्ट के थ्रू ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो एक्ट आया 1992 में। 1993 में सॉरी बिकेम एन ऑटोनमस बॉडी। तो आंसर इसका 1992 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या फिर 3 होना चाहिए, बिकॉज एक्ट तो आया था 92 में बट ये बनी थी 93 में। तो यहाँ पे 3 कर लेना इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सेबी बिकेम एन ऑटोनमस बॉडी 1993। ठीक है, अब ये नहीं करेंगे क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था, अब मैं करवा दूंगा। तो फिर चलो बस इसको 2 ही क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बाकी है, भगवान बुरा मान जाएंगे इसलिए कर लेते हैं। ठीक है, द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ NHRC इज। बताइए, जल्दी से बताइए, रिकॉल करिए। 3 साल या 70 साल? कुछ याद आ रहा है? 3 साल या 70 साल? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ईयर्स। ठीक है, पहले होता था 5 साल बट अभी 3 साल या 70 साल हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम NHRC लिखा हुआ ना, हाँ NHRC का ही पूछ रहा है। यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या होता है? चेयरमैन होते हैं 5 अदर मेंबर्स।
ठीक है। चेयरपर्सन प्लस 5 अदर मेंबर होते हैं। 1993 में ये एक्ट आया था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपका, एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए। इसमें मुझे इसमें 92 ही लगाओ, ठीक है, बिकॉज 92 में एक्ट आया था और 92 में ही आई थिंक ये बना भी था, ठीक है। इसको मैं एक बार और कंफर्म कर दूंगा, बट जितना मुझे समझ आ रहा है 93 में नहीं, 1992 में ही है, ठीक है। 1992 में ही है ये, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा इसको। 59 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो वही हमारे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी खत्म होता है आपका, यहाँ पे ही है, ठीक। चलिए, किसी का कोई डाउट, कोई तमन्ना काफ़ी लोगों के बीच में उठती रहती है ना। अब जिसकी जो तमन्ना उठाओ, जिसको ज़रा शांत करें फिर हम। सॉरी के वेणुगोपाल, मैंने गलती से शायद बोल दिया होगा। के वेणुगोपाल इससे पहले थे, मुझे बताना था आई थिंक। कहाँ गए के वेणुगोपाल, रुको 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 रुको, कहाँ गए के वेणुगोपाल। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, एक सेकेंड, यहाँ पे होंगे आई थिंक। के वेणुगोपाल आपके फर्स्ट नहीं, यहाँ पे यार ये मैंने गलती से लिख दिया, ये मतलब इससे पहले थे, ठीक है। फर्स्ट नहीं, मतलब अभी करंट में ये हैं, इससे पहले ये थे। फर्स्ट हमारे MC सेतलवाद, मैंने बताया भी होगा। कभी कभी जो है स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। थैंक यू। ओके, एक क्वेश्चन और करा दो सर, 60 हो जाएंगे। क्यों हैं, 60 से तुमको क्या प्लेजर मिल जाएगा 60 करवा दें। नाफिश खान, वो मैंने अपलोड कर दिए थे, ठीक है। वो आई थिंक आप नाइट्स बैच की बात कर रहे हो, मैंने अपलोड कर दिए थे, ठीक है। कंसिडरिंग दी स्कार्सिटी ऑफ टाइम मैंने अपलोड कर दिए थे उसमें, बैच के अंदर ही। और भाई शॉर्ट वीडियो आज का किस किस ने देखा। शॉर्ट वीडियो जो डाला था अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक वाला, बताओ। सुबह 8 बजे आपको शॉर्ट वीडियो मिला करेगा ऑन डेली बेसिस। थैंक यू सभी को, प्रिया जी, नितेश जी, सौगात गरवा, हु हैंडल्स एक्सपेंसेस ऑफ JPSC। JPSC के जो एक्सपेंसेस हैं उनको जॉइंटली हैंडल करेगा जो भी स्टेट्स हैं, एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद बायोलॉजी, कल लास्ट लेक्चर है एंड दैट विल बी आर लोकल बॉडीज़, ठीक है। अभी इक्का दुक्का कुछ इधर उधर जो बचा वो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा मेजर पॉलिटी ख़त्म होता है और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजी। बहुत दर्द रहता है बायोलॉजी का, उस दर्द को का निवारण होगा अभी, ठीक है। और आज ये आई थिंक 12वां लेक्चर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12वां 11वां जो भी हो, तो हम लोग का 12, कल 13वां होगा। 15 के अंदर ही हमारे सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देख ली सर, बढ़िया। ओके, विमेन NHRC बारे में बताएं। विमेन का अलग से NHRC नहीं होता है दिल्ली पुलिस व्लॉग जी। अच्छा, हाँ, ट्रिक अश्लील है काफ़ी। अब ट्रिक अब क्या करें, ट्रिक तो ट्रिक हो गए। अगर तुम्हारे पास कोई एक चरित्रवान कोई अगर ट्रिक हो, पवित्र सी कोई ट्रिक हो तो वो बता देना, तो उसको करवा देंगे, ठीक है। और किसी को अगर ट्रिक अगर किसी के पास होती है तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। अगर किसी के पास कोई भी ट्रिक होती है तो मेरे साथ शेयर कर सकता है, ठीक है, जिनके पास भी नंबर है, राइट। बाकी चलिए भाई, थैंक यू, सभी को मिलते हैं कल, ठीक। थैंक यू। एक्ट्स करवाऊँगा, रुद्राक्ष भारद्वाज, बहुत अच्छा याद दिलाया। एक्ट्स भी करवाने आपको, तो एक्ट्स भी आपको करवाऊँगा, ठीक ठीक, ओके।